प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय रिजर्व बैंक की 2 नई स्कीम को लॉन्च किया। देखिए, एक्चुअली ये न्यूज़ है 2 दिन पहले का। अब यहाँ पर आरबीआई का एक स्कीम आया, मतलब यहाँ पर एक स्कीम नहीं, आप कह सकते हो यहाँ पर 2 स्कीम आया। तो हम बारी-बारी से इन 2 स्कीमों को समझेंगे। अब यहाँ पर जो लॉन्च किया गया, ये पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। अब इसमें जो ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है पहला, और जो दूसरा है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अमेंड्समेंट स्कीम है। अब इन दोनों का मतलब समझेंगे बारी-बारी से। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और आप यहाँ पर ध्यान से समझना। देश में आम लोगों को अगर देखा जाए तो निवेश का एक सुरक्षित और आसान ज़रिया मिलेगा। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत रिटेल निवेशक सरकारी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकेंगे और इनसे उन्हें भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी सिक्योरिटीज़ में सीधे निवेश करने का एक नया ज़रिया मिलेगा। इस स्कीम के तहत आप कह सकते हो निवेशक आरबीआई के साथ आसानी से सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंटेंट को ऑनलाइन मुफ्त में खोल सकते हैं। अब देखिए, क्या है ये स्कीम, तो इसी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हो और जो लोग कंपटीशन की तैयारी नहीं भी करते हो, वो भी इस विशेष इन्फॉर्मेशन को सुनने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो अभी न्यूज़ आया है ये बहुत ही अहम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 2 दिन पहले ये न्यूज़ आया और यहाँ पर 2 स्कीम्स आई। उस स्कीम्स का नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और एक दूसरा है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम। अब ये है क्या? मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अब देखिए, पहले क्या होता था, जैसे आरबीआई बैंक है, तो आरबीआई बैंक है जैसा कि आप जानते हो, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये सेंट्रल बैंक है। मैंने आपको बताया था कोई भी बैंक सरकारी नहीं होती। सरकारी जैसे एक ही बैंक है और वो है आरबीआई। अब जैसे यहाँ पर बहुत लोग का सवाल उठ रहा होगा कि एसबीआई क्या सरकारी नहीं है? है, बट प्योर सरकारी नहीं है। आप यहाँ पर सेंट्रल नहीं कर सकते उसको। मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट का है और कुछ हिस्सा जो है वो प्राइवेट का है। इसी तरह जितने भी कॉरपोरेशन बैंक आप आते हैं, जैसे आईडीबीआई हो गए, पंजाब नेशनल बैंक्स हो गए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, तो ये सब क्या हो गए, वहाँ पर अधिकतर हिस्सा मतलब कह सकते हो आप सरकार का है। तो मतलब एक तरह से वो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। अब देखिए होता क्या है, तो ये जैसे बैंक्स हैं, अब उसके बाद फिर ये जैसे आपका मान लो एलआईसी हो गए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसा कि इसका फुल फॉर्म होता है एलआईसी। तो अब होता क्या था कि अगर आरबीआई को लोन चाहिए, तो लोन अगर चाहिए था तो ये बैंकों से लोन लेता था या फिर एलआईसी के संस्था जितने भी हैं, तो इससे भी ये लोन लेते थे। ठीक है? तो अब ये बैंक्स जो है लोन दे भी देती थी, लेकिन इन लोगों को एक शर्त होता था। इन लोगों को, बैंक्स को या फिर एलआईसी को या फिर कोई भी एसबीआई को, तो इन लोगों के पास एक कंडीशन होता था कि हम आपको लोन देंगे, बट इसके लिए आपको एक तरह से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन दे सकते थे। अब मान लीजिए यहाँ पर सरकार को अगर लोन चाहिए, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए तो वो क्या मतलब कंडीशन मतलब दे सकते हैं, तो वो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ यहाँ पर ये आरबीआई को ही दे सकते थे। ठीक है? और आरबीआई जो है वो पब्लिक को नहीं दे सकती है। आरबीआई किसे देगी? ये देगी इन सभी संस्था को, जैसे बैंक्स हो गई, एलआईसी हो गई, एसबीआई। ठीक है? तो आरबीआई हम जैसे आम लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं दे सकती है, क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं था। तो सरकार पहले आरबीआई को देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले आरबीआई उसे लोन देती है। ठीक है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक आप कह सकते हैं कमिटमेंट है। इससे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो इसके बदले आरबीआई गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपया देगी। और जब सरकार जब गवर्नमेंट पैसा को जब लौटाएगी आरबीआई को, तो वो इंटरेस्ट के साथ लौटाएगी और शर्त के साथ। वो तो ये आप कह सकते हो ये कमिटमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब आरबीआई को अगर पैसा चाहिए तो ये सरकार का जो सिक्योरिटीज है किसे दे सकती है? बैंक को दे सकती है, एलआईसी को दे सकती है। ठीक है? तो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा वैल्यू है और ये पब्लिक को नहीं दे सकती थी। तो अब देखिए होता क्या है, सरकार ने यहाँ पर एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि आखिर बैंकों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? एलआईसी जो है, जो संस्था है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सरकार के रेवेन्यू में अगर देखा जाए, रेवेन्यू जो सरकार के इनकम होता है वो कहाँ से होता है? वो टैक्स से होता है, इंटरेस्ट से होता है। ठीक है?
और भी बहुत सारे पेनल्टीज होते हैं वहाँ से होते हैं। तो रेवेन्यू में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इजाफा देखने को ज़्यादा नहीं मिला। तो सरकार ये चाह रही है कि हमें किसी तरह से रेवेन्यू को जनरेट करना है, मतलब हमें अपना इनकम को बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसने दिमाग लगाया कि इन बैंकों के पास आखिर कहाँ से रेवेन्यू, मतलब जितना जी इनकम है वो कहाँ से आता है। तो वो देखा कि इन बैंकों के पास जो इनकम आती है वो कस्टमर से आती है, ठीक है? क्योंकि हम ही लोग जो हैं पैसा को डिपॉजिट करते हैं और विथड्रॉ करते हैं, मतलब निकालते हैं। तो अब क्या हुआ कि सरकार ये सोचती है कि जब मैं आरबीआई को सिक्योरिटीज बेचता हूँ तो इससे हमें पैसा आता है, और आरबीआई बैंक्स को सिक्योरिटीज बेचती है तो उससे बैंक वालों को पैसा आता है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट कस्टमर को सिक्योरिटीज को बेचें। तो डायरेक्ट अगर हम कस्टमर को सिक्योरिटीज को बेचेंगे तो इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। और वही रेवेन्यू जो है इसका नाम दिया गया है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। मतलब आप कह सकते हो सरकार अगर सिक्योरिटी अपना गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है वो डायरेक्ट पब्लिक को देती है, यानी कस्टमर को देती है। तो इस स्कीम का ही नाम आया है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आई होप आपने यहाँ पर समझा होगा। अब यहाँ पर आप देखो रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड अमाउंट्समेंट स्कीम, अब ये क्या है? ये उसी से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका मतलब जिस ऐप से आपने ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, तो वहाँ पर अगर कोई गड़बड़ आई है तो आप इसके तहत मतलब इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम के तहत आप वहाँ पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। या फिर कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप यहाँ से मतलब इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम से वहाँ से कोई भी प्रॉब्लम का कंप्लेन कर सकते हो। और रिजर्व आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड इकाइयों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें के समाधान की बेहतर व्यवस्था यहाँ से आपको मिल सकेंगे। ये स्कीम अगर देखा जाए तो वन नेशन वन अमेंडमेंट पर आधारित है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक या दो पब्लिक या फिर 1 लाख पब्लिक, ये सभी के लिए। वन नेशन मीन्स इट्स फॉर ऑल। मतलब मान लीजिए कि इंडिया के लोग हैं तो ये सभी लोगों के लिए। अब यहाँ पर क्या है, इसमें ग्राहकों को शिकायत करने के लिए एक पोर्टल, एक ईमेल और एक आप कह सकते हो एड्रेस की सुविधा दी गई है। शिकायतों को अपनी शिकायतें दर्ज करने, दस्तावेजों को सबमिट करने और फीडबैक देने के लिए एक जगह मिलेगी। शिकायतों को ये समाधान और शिकायत दर्ज कराने में मदद करने के लिए कोई भाषाओं में एक टोल फ्री नंबर भी है जो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारी सुविधा है। अब पहले क्या हुआ करती थी कि बड़े बड़े निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर कोई भी बड़े बिजनेसमैन हो गए तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करते थे। तो ये जो इन्वेस्ट करने का जो मौका है ये हम आम पब्लिक यानी कॉमन पर्सन को भी दिया गया है, ठीक है? तो आप भी यहाँ पर पैसा अपना लगा सकते हैं और इस पर यहाँ पर देखा जाए तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिल सकती है। तो आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। और इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इंटीग्रेटेड अमेंडमेंट स्कीम क्या है, और ये वन नेशन वन अमेंडमेंट के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सही नहीं है? पहला है आरबीआई इज द बैंक ऑफ इशू, तो ये तो सही है। मतलब आरबीआई तो बैंक को इशू तो करता ही है। आरबीआई एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, हाँ तो ये बैंकर के लिए तो काम करती है। आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, आरबीआई जो है ये बैंकों का बैंक है, तो ये भी सही है। आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, नहीं, तो ये तो गलत है यहाँ पर। तो आप कह सकते हो योर आंसर विल बी डी। क्यों? क्योंकि आरबीआई का काम ही है मतलब उधारी को कंट्रोल करना। अगर मान लीजिए आरबीआई किसी संस्था को लोन की जरूरत है तो वहाँ पर ये आरबीआई हेल्प करता है, या फिर गवर्नमेंट को यहाँ पर हेल्प चाहिए तो ये आरबीआई भी यहाँ पर हेल्प करती है। तो सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। अब स्कीम्स विल एक्सपेंड द स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर मकसद क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। ही सेड दैट दिस टाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब जैसा कि आप जानते हो मोदी जी जो हैं यहाँ पर क्या है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो वो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि हम आम पब्लिक को भी एक तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा मिलता रहे, और हम भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर देखा जाए तो हम भी आत्मनिर्भर को बढ़ावा देते रहें। तो द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट टू इंक्रीज द कन्वीनियंस ऑफ द कॉमन पीपल आरबीआई हैज कंटिन्यूसली टेकन सेवरल स्टेप्स कीपिंग देम इन माइंड। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम क्या क्या खरीद सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही खरीद सकते हो, यहाँ पर आप ट्रेजरी बिल्स भी खरीद सकते हो, यहाँ पर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी खरीद सकते हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ पर काम करेगी ही और साथ साथ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होगा। और यहाँ पर आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो। अब यहाँ से एक सवाल और उठा कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड आखिर है क्या? देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप फिजिकली कोई भी गोल्ड बॉन्ड को खरीदते हो तो उसी तरह आप डिजिटली गोल्ड बॉन्ड्स को भी खरीद सकते हो। तो यहाँ पर ये सुविधा दी गई है।
तो आप यहाँ से मतलब कह सकते हो कि फ़ायदा उठा सकते हो। तो आइए इसके बारे में और कुछ चर्चा करते हैं। अब इससे होगा क्या? अगर मान लो कि ये चीज़ आ जाती हैं मार्केट में, यानी ये 2 स्कीम जो आरबीआई के द्वारा लॉन्च होती है, तो इससे क्या होगा? अगर लोग इन्हें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चालू करेंगे, तो यहाँ पर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, मतलब कैपिटल मार्केट का एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। कैपिटल मार्केट, देखिए इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो 2 टर्म्स होती हैं, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, यानी आप कह सकते हो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो 1 मंथ्स या 2 मंथ्स ऐसे करके करते हो। लेकिन कैपिटल कहने का मतलब 1 साल या 1 साल से ऊपर। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो ये सालों से ऊपर देने का मौका मिला, मतलब कह सकते हो कैपिटल मार्केट के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। दिस हैज़ प्रोवाइडेड अ सिंपल एंड सेफ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यहाँ पर रिस्क है। देखिए शेयर मार्केट में तो ऐसे आप जानते हो वहाँ पर रिस्क होती हैं, इवन आप जानते हो बिटकॉइन में भी रिस्क होती है, बट यहाँ पर कोई आपका रिस्क होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का फुल्ली सेंट्रल है। ही सेड दैट वन नेशन एंड वन अमेंडमेंट, जैसा कि मैंने आप अमेंडमेंट का मीनिंग आपको ऑलरेडी बता दिया। ये इसका मतलब मैंने शॉर्ट में बताया कि ये सुविधा होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इन रिसॉल्विंग ग्रीवेंसेस, दिस इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी आप समझ रहे हो ये लोकतंत्र की भावना, मतलब लोकतंत्र की यहाँ पर आप कह सकते हो पावर। अब देखिए इसमें क्या, सैलरीड पर्सन विल बी एबल टू इन्वेस्ट सिटिंग एट होम, मतलब जो सैलरीड पर्सन है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हो या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हो, तो कोई भी अपना पैसा यहाँ पर लगा सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है, और इन्वेस्टिंग के साथ साथ वो यहाँ पर आप कह सकते हो इंटरेस्ट को पा सकता है। तो ये थी 2 स्कीमों का फ़ायदा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अब देखिए यहाँ पर इंडिया हैज़ बिकम अ ग्लोबल पावर हाउस ऑफ इनोवेशन। एक न्यूज और आया कि इंडिया जो है यहाँ पर ग्लोबल पावर हाउस ऑफ इनोवेशन बन गया है, मतलब इनोवेशन में अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत ही आगे अभी बढ़ गया है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, द प्राइम मिनिस्टर दैट अ न्यू जनरेशन ऑफ वुमेन दलित सेक्टर हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द मुद्रा योजना। मुद्रा योजना से ये जुड़े हुए हैं। ओवर 31 करोड़ रुपे कार्ड्स हैव डिजिटल ट्रांजेक्शन पॉसिबल इन एवरी नुक। तो आप जानते हो, मैंने ये न्यूज़ को पहले ही बता रखा है कि रुपए को यहाँ पर बढ़ावा देना है, क्योंकि ये रुपए जो है ये भारतीय संस्था है, ठीक है। मास्टर कार्ड को तो ऑलरेडी बैन कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको ये न्यूज़ पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पर आप देखो, टुडे द बैंकिंग सिस्टम इज ऑपरेशनल 24 आवर्स 365 डेज 7 डेज एनी टाइम। आप जानते हो कि बैंकिंग संस्था जो है यहाँ पर 365 डेज काम करती है और 24 आवर काम करती है। मतलब कहने का मतलब बैंक नहीं, मतलब बैंकिंग सिस्टम में जैसे कि मान लीजिए कोई भी डिजिटली अकाउंट है, वहाँ पर पेटीएम वेटीएम जो भी आप कर रहे हो वो 24 आवर रन कर रही है। नाउअडेज इंडियन स्टार्टअप्स आर बिकमिंग ग्लोबल चैंपियंस इन फील्ड लाइक इन फिनटेक, जैसे ये फिनटेक की तरह काम कर रही है जो ग्लोबली काम करती है। और देखिए यहाँ पर एक न्यूज था, इंडियन गवर्नर शक्तिकांत दास, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव, ये भी इस ओकेजन पर प्रेजेंट थे, ठीक है। आई होप आपने इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से समझा होगा, और मैं अगले वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।